बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत इत्तेहाद से राबते का फैसला किया गया है, उनसे बातचीत का फैसला किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो क़यादत करेंगे, बातचीत के मामलात को आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये मामला इतना सादा, इतना आसान, इतना सहल नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह वो बयानात हैं जो PTI के अंदर से खुद गाहे बगाहे हमें मिलते हैं और जो कन्फ्यूजन PTI के अंदर मौजूद है वो बढ़ती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से शक व शुबात पैदा होते हैं कि आया ये जो बात कही जा रही है ये पाया तकमील तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। और सबसे बड़ी वजह यह है जो बानी PTI हैं उनके बयानात में जो तजादात हैं वो गाहे बगाहे इस बात को और भी ज़्यादा जो है वो पेचीदा बना देते हैं और बहुत मुख्तलिफ सवालात हैं जो इस वक्त सर उठा रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास क्या मैंडेट होगा, कितना इख्तियार होगा। दूसरी बात ये कि क्या वो खुद इसके लिए, इसकी क़यादत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी रिसेंट पास में हमने देखा था कि इस तरह की बात हुई थी लेकिन फिर PTI के अंदर और ये बातें बड़ी तेजी के साथ कही गई कि हमारी जानिब से ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन अगर वो खुद इनिशिएट करना चाहते हैं तो हमें इस पर एतराज़ नहीं है। उसने उनकी पोजीशन को काफ़ी जो है वो ख़राब किया। क्या हकीकत में PTI सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है? और सबसे बढ़कर ये जो इस मामले को मज़ीद समझने के लिए मुश्किल बना देता है वो ये है कि एक तरफ तो हुकूमत इत्तेहाद से बातचीत के लिए कहा जा रहा है और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बानी PTI एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वो उनसे मुज़ाकरात की बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अपना नुमाइंदा इस सिलसिले में मुकर्रर किया जाए। तो प्रोग्राम के पहले हाफ में हम इसी हवाले से बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद नौशाद अली साहब, बाबर गौसी साहब, आप सबको बहुत खुशामदीद कहूँगी। लाहौर में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सज्जाद अनवर साहब और हमारी परमानेंट पैनलिस्ट शनीला अमार साहिबा अपनी कुछ निजी मसरूफियात की बिना पे आज हमें ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं बातचीत का आगाज़ आपसे करूँगी। सर, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत इत्तेहाद से राबते का फैसला, उनसे बातचीत का फैसला किया गया है और ये कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब इसकी क़यादत करेंगे। आपको लगता है कि बर्फ़ पिघलेगी? अच्छा देखें, एक तो मिसरा मेरे जहन में आ रहा है कि कौन जाने किस घड़ी कहाँ खड़ा है तू। तो महमूद खान अचकज़ई ज़रूर सोचेंगे कि अब जब मुझे कोई असाइनमेंट दिया जा रहा है तो असाइनमेंट देने वाले का अगली घड़ी में मिजाज कैसा होगा, एक। और दूसरे, एक हदीस है कि मोमिन एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता। तो अचकज़ई साहब पठान हैं, पख्तून हैं वो, और इज़्ज़त नफ्स उनकी सबसे बड़ी दौलत है। बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। उनके वालिद जो थे 14-15 साल की कैद उन्होंने भुगती है और अपने उनका जो मौक़िफ़ था, जो कोई भी मौक़िफ़ था, ठीक था, गलत था, कुछ भी था, लेकिन अब्दुस समद अचकज़ई जो उनके वालिद थे वो 14 साल तक जेल की सलाखों के पीछे बंद रहे और अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। तो ये महमूद खान अचकज़ई उसी अब्दुल समद अचकज़ई के बेटे हैं। तो एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि बानी PTI साहब जो हैं, इनका प्रॉब्लम ये है कि वो ख़ुद को बग़ैर ताज के बादशाह समझते हैं। वो समझते हैं कि जिस वक्त मैं चाहे मैं जिसको जहाँ उठा के फ़िट कर दूँ, जिससे चाहे जो मर्ज़ी काम ले लूँ और काम लेने के बाद उसे डस्टबिन की स्पुर्द कर दूँ। तो अचकज़ई साहब एक दफ़ा उनके फ़रेब में आए हैं, क्या दूसरी दफ़ा आएंगे? मैं जितना अचकज़ई साहब को जानता हूँ, उनकी सियासी तारीख़ पे और उनकी जद्दोजहद पे मेरी नज़र है, मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। अच्छा। तो एक बात। दूसरी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल भी ये बात मैंने कही थी। बात ये है कि इत्तेहाद बनाना और चलाना बड़े दिल गुर्दे की बात है। उसके लिए अपनी मैं कुर्बान करनी पड़ती है, अपना आप कुर्बान करना पड़ता है और दूसरों को आगे लाना पड़ता है। आपको याद है कि जब 1977 में एक पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद नामी जमात बनी तो उसमें बड़ी पार्टी कोई और थी, उसका सरबराह कोई और था। और 1982-83 में जब MRD बनी तो उसकी मेन पार्टी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। तो कभी उसके फतेह याब अली खान सदर होते थे, कभी कोई उसका सदर होता था, और बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा नुसरत भुट्टो जी जो भी सदर होता था एक एक महीने के लिए कन्वीनर बनते थे, उसको फॉलो करती थी और वो जहाँ कहते थे वहाँ उनके साथ जाती थी। क्या बानी PTI की सियासी अखलाक में
इस चीज़ की गुंजाइश है, तो उनका जो माजी हमारे सामने है वो दिखाई नहीं देता। ये जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो ये कहते हैं कि आईना हर वक्त कौन लोग देखते हैं, हर वक्त आईना वो लोग देखते हैं जो अपनी ज़ात के अलावा किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपने बाथरूम में जो दरवाज़ा बंद होता है उस पर कद्दे आदम आईना लगा के रखा हुआ है। वो किसी मरहले पर भी आईने से जुदा होना पसंद नहीं करते, तो ऐसे आदमी इत्तेहाद नहीं बना सकते। ठीक है नौशाद साहब, आपको मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? क्या ग्रैंड डायलॉग की तरफ हम वाकई बढ़ रहे हैं, जिसकी यकीनी तौर पर इस वक्त हमें बड़ी सख्त ज़रूरत भी है? नाजिया देखिए, सबसे पहला जो मरहला होता है ना, वो होता है कि आप जब कोई इत्तेहाद तश्कील देते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। जो इत्तेहाद या ग्रैंड अलायंस की बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारे सामने आई है, पहले तो वो देखने वाली बात है कि वो ऐसे बिल्कुल ऑफ द कफ गुफ्तगू कर देते हैं। उससे पहले ये जो अचकज़ई साहब की बात हो रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात हो रही है, अगर आप उसके भी मकासद को देखें तो आपको कहीं उसका कोई मकसद बज़ाहिर सामने नज़र नहीं आएगा। उसका एजेंडा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बानी तहरीक की रिहाई से मुतल्लिक है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जमीयत उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी या दीगर जमातें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की रिहाई के लिए काम करें, जो कि इस तरह से प्रेशर डालने से या लॉन्ग मार्च करने से या हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की सूरत में अभी फ़िलहाल उसके अंदर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अब मामलात जो है वो अदालतों में है, वहाँ का एक प्रोसीजर है। ठीक है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, चीज़ें डिफरेंट भी हो जाती हैं, लेकिन जो वो उस सूरत में है कि जब चीज़ें पहले किसी और सतह पे किसी और जगह पे तब्दील होती हुई नज़र आए। अब तक के जो मामलात हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ नहीं रही जिसमें ये कहा जा सके कि जो एक मकसद है उस मकसद के लिए ये सारी ताकतें और क़ुव्वतें अपनी तमाम जो फोर्स है वो उस पर लगाए। जमीयत उलमा इस्लाम आपको मालूम है कि बावजूद कोशिश के अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी नहीं हुई जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। जमात इस्लामी जो है वो उनका भी आपने अभी जो ओपिनियन है वो देख लिया है कि जब ये ग्रैंड अलायंस वाली बात हुई उन्होंने कहा हम इस किस्म की किसी तहरीक का हिस्सा बनना नहीं चाहते। ये जो 6 जमाती इत्तेहाद है, अगर आप उस पर नज़र दौड़ाएं तो उसकी मरकज़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी जो जमातें हैं वो उस तरह से फ़ाल या उतनी पावर या उतनी वाइब्रेंट नहीं है कि वो इसके अंदर कुछ एड अप करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। ये जिस तहरीक को चलाने की बात की जाती है उसका मकसद ही एक्चुअली कोई नहीं है। इसी वजह से अब तक अगर आप देखें तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है माँ सिवाय बलोचिस्तान में एक जलसे के अभी तक कोई ऐसा काम नहीं कर सकी या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकी जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये कोई जो है वो कोई रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं या कोई मूवमेंट बना पा रहे हैं या चलो जलसे ही करके अपने जो है वो जो खून गरमाने वाला मामला है चलो उसको कायम रखे हुए। एक्चुअली ये सारी जो गुफ्तगू है, इस सारी गुफ्तगू का मंबा नज़र असल में ये है कि आप अपने आप को फेस सेविंग दे रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के और अपने पार्टी वर्कर्स को आप ये सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम कुछ कर रहे हैं। मुज़ाकरात किस बात पर होने हैं हुकूमत के साथ? जिस बात पर मुज़ाकरात होने हैं अगर तो वो एजेंडा जो है वो फॉर्म 47 या इलेक्शन से मुतल्लिक है तो अल्टीमेटली उसके बारे में यही कहा जाएगा कि आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें या ट्रिब्यूनल्स में जाएं। हुकूमत के पास तो कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो आपको कि ये अपनी हुकूमत छोड़ के आपको कहें कि जी आए आप यहाँ आके बैठ जाएं, अब ये तमाम नशिस्तें आप ले जाएं। अदालती जंग है, इलेक्शन कमीशन के अंदर मामलात हैं, ट्रिब्यूनल में मामलात हैं, तो वो एक कोर्स ऑफ एक्शन है जिसको लिए बगैर आप कोई रिलीफ वहाँ से ले नहीं सकते। तो अब अगर आपने वो भी नहीं करना तो फिर आपने मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं? आपने हुकूमत से आप हुकूमत के सामने क्या रखना चाहते हैं और हुकूमत आपको क्या रिलीफ दे सकती है? ये सबसे बड़ा अहम मौजू है। इस वजह से जब तक आपका कोई एजेंडा या मकसद क्लियर नहीं होगा तब तक मुझे मुज़ाकरात वाली कोई बात नजर नहीं आती, उसका क्या फायदा होगा। ठीक है सजाद साहब, सर बात तो हो रही है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ राब्ता करना चाहती है और तमाम रहनुमाओं से मिलना चाहती है, लेकिन सर उसकी कोई तैयारी हमें नजर नहीं आ रही। सिर्फ बयानात हैं जो कि हमें मीडिया के थ्रू नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बाकायदा इन पार्टीज के दरमियान कोई इजलास नहीं हुआ, कोई लाहे अमल तय नहीं हुआ। जो नजर आनी चाहिए तैयारी वो हमें नजर नहीं आई है। तो ये संजीदगी दिखाई दे रही है आपको इस सारे मामले में जो अपोजिशन कह रही है? नहीं, कोई संजीदगी नहीं है नाजिया साहबा। इस बात सिर्फ ये है कि जो हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त के जो एक इंतशारी सियासत उन्होंने शुरू की थी जब उनको अदम एतमाद के बाद हटाया गया था और जिस तरीके से उन्होंने
अदारों के साथ हेड ऑन लिया था और जो 9 मई जिस तरह से हुआ था, उस सियासी नहज को वो आगे चलाने में नाकाम हो रहे हैं। वो टकराव जो था वो उनके गले पड़ चुका है, वो खुद जेल में है। अब वो अपनी उस मनफी सियासत को या इंतशारी सियासत को किसी इत्तेहाद के कैप्सूल में बंद करके एक नई मीठी गोली बनाना चाह रहे हैं, जो कि नहीं बना सकते। क्योंकि अगर उनका माजी देखें, माजी ये है कि उनका इत्तेहाद था ताहरुल कादरी साहब के साथ। क्या बना उस इत्तेहाद का? उनका इत्तेहाद जब वो गवर्नमेंट में आए थे तो जनूबी पंजाब इत्तेहाद एक अलायंस था, उनके साथ था, बाप पार्टी के साथ था, MQM के साथ था। उसका क्या नतीजा बरामद हुआ? सबको इनसे शिकायत थी और मौका आने पे सब अलहदा हो गए। फिर जब पहली गवर्नमेंट इनकी KP में बनी थी तो जमात इस्लामी के साथ इनका इत्तेहाद था। वो अभी तक अपने उस जो उनके साथ बेवफाई या धोखा हुआ था उस तजर्बे की बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ न्याय इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार नहीं है। अभी ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि शेख रशीद साहब जो रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया, जो उनके इत्तेहादी रहे थे 5 साल। तो इत्तेहादों को चलाना और इत्तेहादियों की रिस्पेक्ट करना वो इस पार्टी के खमीर में नहीं है। वो ठीक कहा आदिल साहब ने कि ये बुनियादी तौर पे तो वो अपने आप को बादशाह समझते हैं। इस वक्त मुश्किल में हैं तो वो फजलुर रहमान साहब की तरफ भी हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी पूरे दिल से नहीं कर रहे, क्योंकि जो माजी है फजलुर रहमान साहब के साथ इनका, वो दोनों फ्रीक नहीं भुला सकते। ना फजलुर रहमान साहब भुला सकते हैं, ना PTI भुला सकती है। और इमरान खान PTI और फजलुर रहमान का तो सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन KP के इलेक्शन के ऊपर है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं मेरे साथ KP में धांधली हुई, तो KP में जीती तो PTI है। अच्छा, ये तो उनका कोई एक नेचुरल झगड़ा है वहाँ पे, उसको अलायंस में कैसे ब्रिज कर सकते हैं? तो अचकज़ई साहब जो जमहूरियत और आइन के नाम पे कुछ अपनी कोशिश करेंगे। अचकज़ई साहब का एक पहले से एक माजी है, वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरी जमहूरी पार्टियों के साथ एंगेज भी रहे, उनके साथ फासले पे भी रहे। अगर वो मिल के कोई कोशिश करेंगे भी तो उसको स्पॉन्सर PTI नहीं करेगी। कह भी देंगे वो कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब कोई बात नतीजा खेज होने लगेगी तो PTI पीछे हट जाएगी। तो चूंकि उनका मेकअप ऐसा है उस पॉलिटिकल पार्टी का कि वो किसी के साथ अलायंस नहीं बना सकते। वो वैसे भी इक़्तिदार में वन पार्टी रूल के तौर पे आना चाहते हैं और दूसरी किसी सियासी जमात को बर्दाश्त, वो अपोजिशन में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आपको याद होगा कि जब मौजूदा हमारे जो ISI के सरबराह हैं, जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी जब वज़ीर आज़म थे बानी PTI, तो उन्होंने उनसे पूछा बानी PTI ने कि आपके सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? तो उन्होंने कहा इकॉनमी। तो वो बानी PTI ने सारा लाया, उन्होंने कहा नहीं सबसे बड़ा मसला अपोजिशन है, यानी कि वो कह रहे थे कि अपोजिशन को कुचले। तो ऐसा पॉलिटिशियन जो पार्लिमानी रवायात के बारे में सीरियस ना हो, जो कि सदारती निज़ाम नाफज करना चाह रहा था उस वक्त मुल्क में, वो कैसे किसी के साथ सियासी तौर पे एंगेज होगा? ये पहले दिन ही एक फ्लॉप ड्रामा होगा। ठीक है बाबर साहब, आप सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ सदारती निज़ाम नहीं, वन पार्टी सिस्टम नाफिज करना चाहते थे। ठीक, ये आमरीत की एक शक्ल होती है। ओके बाबर साहब, सूरत हाल इस वक्त दिलचस्पी है लेकिन थोड़ी परेशान कुन भी है। वो इसलिए कि एक तरफ तो कहा जा रहा है हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनसे हम राब्ते करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन वही जमात जो है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रही है और ये कह रही है कि अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर करें। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ बात आगे बढ़ेगी कैसे? और महमूद खान अचकज़ई साहब की बात कर रहे हैं, KPK के ग्रुप ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर लिया है, फिर उनको भी तो कोई एक इख्तियार चाहिए होगा। वो किसके साथ बात करेंगे और कब बात करेंगे और किस अंदाज में बात करेंगे? क्योंकि मामला तो कोई हमें सीधे नज़र नहीं आ रहे। देखिए, जब आप मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात जब जिनसे किए जाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मुज़ाकरात करती हैं, तो वो उन लोगों को नुमाइंदा अपना मुंतखब करती है जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं। आप देखें महमूद खान अचकज़ई की अगर आप बात करें तो महमूद खान अचकज़ई के लिए तो
ठीक है, उन्होंने तमाम जितनी भी पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, दूसरी जमातों के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन वो बड़ा मतलब एक ही उनका स्टैंस है, और वो स्टैंस है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जब भी उनकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुई हैं तो महमूद खान अचकजई साहब उनके इत्तेहादी हुए हैं। तो अभी आप देखें उन्होंने जानबूझ के महमूद खान अचकजई को बना दिया है, और अपने किसी MNA पे, किसी दूसरी पार्टी पे उन्होंने एतमाद ही नहीं किया। PTI के जो चेयरमैन है, अब आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात, अच्छी बात है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तमाम जितनी भी पॉलिटिकल जमातें वो भी चाहती हैं मुज़ाकरात हों, और दूसरे फोर्सेस भी चाहती है मुज़ाकरात हों, लेकिन मुज़ाकरात क्यों किए जाएँ, मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है? अगर एजेंडा बानी PTI को रिहा कराना है तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, फिर तो अदालतों ने फैसले करने हैं, जो अदालतें फैसले करेंगी उसके मुताबिक उनको सज़ाएँ मिलेंगी या वो रिलीज़ हो जाएंगे, वो आके अपनी सियासत करें। तो अगर तो आपने मुज़ाकरात करने हैं कि इकॉनमी को बेहतर करना है, मुल्क की सरहदों को बेहतर करना है, मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर करना है, मुल्क के जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको बेहतर करना है, मुल्क की जो इस वक्त सबसे बड़े मसाइल हैं हेल्थ के और एजुकेशन के या और हमारे इंटरनल इश्यूज़ जो हैं, अगर उनको बेहतर करना है तो फिर तो मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन अगर मुज़ाकरात जो हैं उन्होंने अपने एजेंडा के तहत करने हैं, अपने पॉइंट्स के तहत करने हैं, तो फिर क्या मुज़ाकरात। और दूसरी बात यह है कि बानी PTI कहते हैं एक तरफ के जी अब हम सियासी लोगों से मुज़ाकरात करेंगे। भाई अब आपको सुबकी हुई है, अब आपको पता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रही, और वो क्यों करे? इस्टेब्लिशमेंट ने तो कभी किसी से बात नहीं की, उनका तो काम होता है हुकूमत के पीछे खड़े होना, जो हुकूमत काम करे उसको आगे सपोर्ट करना। अभी आप देखेंगे महमूद खान अचकजई की जब हम बात करते हैं तो महमूद खान अचकजई तो जब से इमरान खान जेल में उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनको क्या पता उनका क्या स्टांस है। अब अचकजई साहब को क्या कौन सी डायरेक्शन मिलेंगी? अगर अचकजई साहब किसी पॉइंट पे अगर हुकूमत से मुज़ाकरात होने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो अगर इमरान खान वहाँ से जाके कह देते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करते, तो फिर अचकजई साहब कहाँ स्टैंड करेंगे? बाकी जो इत्तेहादी हैं इस वक्त, जो जिस तरह निशात साहब ने भी बात की है कि एक मेन स्ट्रीम उनकी पार्टी है जो चारों सूबों की जमात है, मौलाना फजलुर रहमान की सीटें हैं बलूचिस्तान में और KPK में, बाकी जो महमूद खान साहब की अपनी जमात है उसकी क्या स्ट्रेंथ है? एक रीजन है बस, आप देख लें बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में भी नहीं है, एक रीजन है जहाँ पे उनका है, वहाँ से वो जीत जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको जो है आप सरबराह बना दें। आपके अपोजिशन लीडर हैं, आपके अपने पार्लियामानी लीडर हैं, आपकी जमात में सीनियर लोग हैं, आपके वो लोग हैं जब तहरीक इंसाफ बनी थी उस वक्त से लोग आपकी जमात में मौजूद हैं, आप उनको नुमाइंदा अपना मुंतखब करें और कहेंगे जी मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करने में कोई मज़ायका नहीं है, अच्छी बात है, कम अज़ कम उन्होंने कहा कि हम हो, बामानी हो। जी हाँ, लेकिन बामानी कैसे हो सकते हैं? आप देखें कि इस वक्त जो है हमेशा आप देखते हैं कि जो सिपा सलार है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो आज मुल्क की डायरेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से हो रही है बेहतर, या इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे बेहतर हो रहे हैं, तो वो खुद कैबिनेट की मीटिंग में उनको कहते हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे पीछे जो सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब खड़े हैं। तो अगर आप जब वो मुल्क को ठीक करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो आप पीछे से उनका नेम लेके उनके पूरी फोर्सेस को बदनाम करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि जी अब हमें जो आपस में लड़ाया जा रहा है, नून लीग चाहती है कि फौज और PTI आपस में लड़े। तो मुज़ाकरात करने हैं, संजीदगी के साथ करें, संजीदा लोगों को लेके आए। आपकी जमात में संजीदा लोग हैं, TORs बनाए जाएं कि कैसे मुज़ाकरात करने हैं, किन किन पॉइंट्स पर मुज़ाकरात करने हैं, जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की स्टेट को फ़ायदा हो, इदारों को फ़ायदा हो। और पहले सबसे पहले आप 9 में जो हुआ था उसकी माफ़ी मांगे और वो कहें कि जी हम मुझसे गलती हुई है, कौम मुझे माफ़ करे, इदारे मुझे माफ़ करें, फिर इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। अदरवाइज़ इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुज़ाकरात होंगे, थोड़ी देर बाद प्रेस टॉक आएगी, जी हमने तो ये कहा ही नहीं है, हम अपनी बात से जो आपने बात की होगी उससे यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि फिर कहते हैं कि यू टर्न लेना बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए ये मुज़ाकरात जो है ये भी यू टर्न का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए नाज़रीन की हुकूमत वक्त ने तो बारहा अपोजिशन को जो है वो असेंबली फ्लोर पे भी वज़ीर आज़म, अगर आपको याद हो तो उन्होंने अपनी जो पहली मेडन स्पीच की थी उसमें भी उन्होंने ये फरमाया था कि आइए मिल बैठिए और जो भी बात है वो हम मुज़ाकरात की बेस पर कर लेते हैं। लेकिन ये अपोजिशन ही है जिसका रवैया आज तक हमें जूं का तू नज़र आ रहा है। लेकिन अब अगर वो मुज़ाकरात की बात कर रही है तो सबसे अहम नुकता जो हमारे तमाम पैनलिस्ट ने अपनी ओपिनियन दी कि उसमें उनको बिल्कुल वाज़ेह होना होगा, उनको पता होगा कि उन्होंने क्या बात करनी है, कौन सा बंदा मुकर्रर है, क्या उसका अख्तियार है, ताकि चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आगे जा सकें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौशी इस्लाहात के
हवाले से हुकूमत मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर जो है पूरी तनदही के साथ अमल पैरा है। हुकूमत को आए हुए अभी चंद माह ही हुए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने हुकूमत संभालते ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं नाज़रीन, उनको प्राइवेटाइज़ करने का ऐलान किया था, अगर आपको याद हो। और उसमें जो भी जिस कानून में जो भी तरमीम रिक्वायर थी उसको भी किया गया था, जिसके ज़रिए जो बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है वो अब शुरू किया जा चुका है। और ये भी फैसला किया गया है कि इसमें प्रोफेशनल, रेलेवेंट और अहल लोगों को जो है वो लाया जाएगा। इसके अलावा बहुत से और इकदामात हैं जो इससे रेलेवेंट हैं, क्योंकि हुकूमत वक्त ये समझती है कि बिजली का मामला बहुत अहम है और इस वक्त आवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि जहाँ से जिस तरह से भी रिलीफ दिया जा सके वो हुकूमत वक्त आवाम तक ज़रूर पहुँचाए। इसमें बहुत बड़ी जो रुकावट है बिजली चोरी की भी है, हम इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर ओवर बिलिंग के मामले को भी वज़ीर आज़म ने खुद उसका नोटिस लिया है और उसके हवाले से इकदामात और अहकामात भी जारी किए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि फिस्कल जो स्पेस है उसको जनरेट किया जाए ताकि बिजली जो है वो सस्ती की जा सके। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बिजली के बिलों के मामले के हवाले से जो धरना है और जो सियासी बयानात हैं उनमें खासी हमें तेज़ी नज़र आ रही है। एक तरफ हुकूमत हमें पूरी तनदही के साथ इस मामले को निमटती हुई, इसके हवाले से इकदामात लेती हुई नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो सियासी बयानात हैं वो यकीनी तौर पर इसको मज़ीद जो है वो कम्प्लेक्स कर सकते हैं, जिस पर आज वज़ीर आज़म ने बात भी की थी कल। उनका ये कहना था कि यह जो हुकूमती मैंडेट है उसकी सरासर जो है वो तौहीन है। इसी मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सस्ती बिजली जो है वो हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ है कि जो बिजली है सस्ती करके आवाम को उसका रिलीफ दिया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस हवाले से जो सियासी बयानात हैं और धरने जो हैं इस संजीदा इशूज़ को, आपको लगता है कि इसमें पेशरफ मुमकिन कर पाएंगे ये जो माहौल इसमें बना हुआ है? देखिए नाजिया, जो हुकूमत वक्त होती है ना वो कटहरे में खड़ी होती है और उसका बस नहीं चलता कि वो तारे तोड़ के लाए और अपने वोटर के हाथ पे रख दे दुरुस्त। तो ये किरदार हुकूमत का होता है। और इस वक्त जो अभी आपने कोट किया वज़ीर आज़म का बयान, उन्होंने ये कहा कि हमारी शदीद ख्वाहिश है कि बिजली को सस्ता करें। और सच ये है कि ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत अगर बिजली को सस्ता कर दे तो आप क्या समझते हैं उसके बाद अगले 2-3 टन तो वैसे ही वो ले जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ ये है। लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा? हो इसलिए नहीं पा रहा कि आपके पास गुंजाइश कम है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके मुआहदे हैं। तीसरी बात, अगर आप इन मुआहदों से निकल जाएं तो अभी एक माहिर की रिपोर्ट सामने आई है, उसने कहा है कि इस वक्त अगर आप निकल जाते हैं मुआहदों से तो आपके यहाँ अंधेरा छा जाएगा, आपकी इंडस्ट्री और आपकी ज़राअत बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या आप मुल्क को चला सकते हैं? अगर चला सकते हैं तो ये फार्मूला किसी के पास है तो वो सामने ले आए। तो अगर ये फार्मूला किसी के पास नहीं है तो फिर इसका हल ये है कि आप संजीदगी के साथ मिल बैठें। हुकूमत पे अपोजिशन अगर दबाव डालती है तो एक एतबार से हम कह सकते हैं जी उसका हक है, करे। लेकिन अगर कोई कौमी मसला है और उस कौमी मसले को हुकूमत भी हल करना चाहती हो और आप सिर्फ दबाव डालना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि आप मुखलिस नहीं हैं। और अगर आपके पास कोई फार्मूला है तो आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठें, शेयर करें और उसकी कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाएं। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि आपके पास फार्मूला है, आपके माहिरीन ने अगर कोई वे आउट तलाश कर लिया है और बड़ा महफूज वे आउट है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। वो सामने लाए और आगे बढ़ें ताकि इस मुल्क के आवाम की मुसीबत भी ख़त्म हो, हुकूमत के भी सर से जो बोझ है वो भी उतरे और आप भी सुरखरू हो जाएं। तो उसका हल ये है कि जो फार्मूला है, जो आपने वर्किंग की है, वो सामने लेके आए। बिल्कुल। नौशाद साहब, वज़ीर आज़म ने जब बात की तो उन्होंने ये भी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में बिजली के मंसूबे जो है वो लगाए गए थे। 20-20 घंटे की जो लोड शेडिंग थी उसका खात्मा किया गया था। 5000 मेगावाट की 4 जदीद तरीन LNG के प्लांट्स लगाए गए थे। तारीख के सबसे सस्ते तरीन ये प्लांट थे और जिनकी सलाहियत जो है वो 62 से 63% थी। तो यानी कि बहुत काम हुआ, लेकिन आज हम फिर वहीं पर खड़े हुए हैं। देखिए, प्रॉब्लम का क्या हुई थी? प्रॉब्लम असल में सारी की सारी शुरू ही वहाँ से हुई थी कि जब उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको डिरेल किया गया था, क्योंकि वो हुकूमत एक विजन के साथ चल रही थी। सबसे पहला जो उनका प्राइम टारगेट था वो ये था कि उस वक्त लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुल्क में बहुत प्रॉब्लम थी
क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी लोड शेडिंग की जो है ना उसकी लोग उसको कौम उसको कोस रही थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। तो नवाज शरीफ साहब ने आते साथ ये फैसला किया था कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे वो लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। जब वो लोड शेडिंग ख़त्म कर रहे थे तो आपको याद होगा कि उस ज़माने में जब सीपैक की दागवेल डाली गई तो उसके साथ एक प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक सिस्टम डेवलप किया गया, क्लस्टर वाइज कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री लगेगी। उस एक विजन को जब उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्हें पता था कि एक जनरेशन आपको चाहिए होगी उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो आइंदा 4 से 5, 7, 10 सालों में आपकी जनरेट होगी। अब मामला ये हुआ कि बीच में एक गैर मामूली काम हुआ, एक हुकूमत ऐसी ले आई गई जिसको ये नहीं पता था कि उसने करना क्या है, अगरचे के दावेदार थी कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े मुआशी एक्सपर्ट हैं। फिर वो हुकूमत आई, उन्होंने IMF से मुआहिदा करने में देर की, जिसकी बुनियाद पर वो बहुत सारे मुआशी मसाइल पैदा हुए। फिर उन्होंने आप देखिए कि उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी इन मुआहिदों को रिव्यू किया और कुछ 30 के करीब मुआहिदे हैं जिसमें कुछ रिव्यू हुए हैं, कुछ नए मुआहिदे हो गए। अब वो जो लोड है वो किसी वजह से किसी एक पॉलिसी के तहत और एक विजन के साथ आगे बढ़ाया गया था मामले को डील करने के लिए, लेकिन उसके बाद आपकी पूरी की पूरी सिस्टम को जो है ना वो चोक कर दिया गया और वो प्रोग्रेस उस तरह से नहीं हुई। आपके इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर नाकामियां ही नाकामियां थी, फिर कोविड भी था और उसका नतीजा ये हुआ कि आपके लिए वो सारे मसाइल जो हैं अब आपके सामने नजर आ रहे हैं। सवाल आपका जो था वो बड़ा अहम है नाजिया, कि देखिए क्या जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 200 यूनिट तक बिजली पर रिलीफ देने की बात कही, क्या उस वक्त कोई धरना था? क्या उस वक्त किसी अपोजिशन के आदमी ने इस पे शोर मचाया था? किसी ने भी नहीं मचाया था उस वक्त, किसी ने इसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं किया। लेकिन खुद से गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कि गरीब आदमी पे बोझ बहुत ज्यादा है, उन्होंने 50 अरब का रिलीफ उस वक्त डेवलप किया। हाँ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, ये जो आदिल साहब ने बात की है, फारूक आदिल साहब ने, ये बड़ी अहम है कि हुकूमत तो अपने लिए आसानी पैदा करेगी ना, अपने खिलाफ तो कोई काम नहीं करेगी। लेकिन जो काम PDM की गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट ने किया है वो काबिल सताइश होना चाहिए था। उसको तो हमें बहुत प्रोपेगेट किया जाना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था आम आदमी को, उसको समझाना चाहिए था कि जितनी खराबी पैदा कर दी गई थी उस खराबी को बड़ी मुश्किल से ना सिर्फ दूर किया गया है बल्कि अब हमने दोबारा उस जो मईशत जो बॉटम की तरफ जा रही थी या डिक्लाइन पे थी उसको दोबारा से हमने रेस करके दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जो मुखालफीन हैं या अपोजिशन जमातों में कुछ एक आध टोला ऐसा है जो इंतशार के ऊपर बेस करता है और वो प्रोपेगेशन के अंदर बहुत मास्टर्स हैं। उनकी एक्सपर्टीज ही यही थी कि वो कुछ करें ना करें, कारकर्दगी सिफर हो तो भी लोग उनको वोट देते हैं। और जिनकी कारकर्दगी सबसे बेहतरीन थी, ये भी देख लीजिए आप, लाहौर के अंदर कि 350 मिलीमीटर बारिश हुई और अगले दिन लाहौर पूरे का पूरा साफ था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बावजूद किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि मरियम नवाज साहिबा ने, उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स खड़े थे, चीफ सेक्रेटरी खड़े थे, कमिश्नर मौजूद थे, MNAs MPs की ड्यूटीज लगी हुई थी और हर मोहल्ले गली मोहल्ले से उन्होंने पानी निकाला, मेन आर्टरीज जो है वहां पे चौक नहीं होने दिया, कुछ नहीं होने दिया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है वो लोगों को आदत पड़ गई है कि वो उस तरह की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलप करके दिया है जिस पार्टी ने उसके लिए उनके यहाँ को नरम गोशा नहीं है। इसी तरह से आज जो काम गवर्नमेंट कर रही है वो उनको नहीं नजर आ रहा, उनको ये नजर आ रहा है कि जनाब के ये बिल इतने महंगे हैं, ये टैक्स इतने महंगे हैं, ये वो टैक्स रिजीम्स हैं जो टैक्स रिजीम खत्म करना IMF की कंपल्शन है। ये वो चीजें हैं जो हमारे ऊपर IMF की जो है ना आपके ऊपर बाइंडिंग है। तो उन बाइंडिंग्स के साथ जब ये काम करने की कोशिश की जा रही है, सब्सिडी रिजीम भी खत्म किए जा रहे हैं, अपने पांव पे खड़ा भी हुआ जा रहा है, फिर आपने जो आगे अपनी मईशत को आगे डेवलप करना है उसके भी ऊपर भी काम हो रहा है। तो काम दुरुस्त सिमत में है, मईशत दुरुस्त सिमत में है, सारे काम ठीक हो रहे हैं। सिर्फ एक पॉइंट को एजेंडा बना के, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग जो धरना देने आए हैं उनको मालूम है, ये डॉक्टर साहब ने भी अभी आपको कहा कि उनके पास कोई हल है तो सामने पेश कर दें। हल है ही नहीं, हाँ। हल होगा भी नहीं। वो सिर्फ सियासत करने आए हैं, उनका मकसद सिर्फ सियासत करना है, लोगों के जज्बात उभारना है। और हमारी कौम का एक ये उसको उसके तरफ डाल दिया गया कि उनसे वो मनफी बातें करके, जज्बाती करके, इंतशार पैदा करके आप अपने लिए जो है वो गड़े खोदते चले जाएं और फिर उसमें खुद गिरते चले जाएं, लेकिन किसी को होश नहीं आती। जो कोई ठीक काम करने की कोशिश करे उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और जो गलत काम करता है उसको कोई बंदा कुछ कहता नहीं।
बाबर साहब, आप क्या समझते हैं? वज़ीर आज़म ने बारहा ये बात कही कि हमें पूरी तरह इदराक है अवामी मसाइल का, अवाम बिजली के बिलों से परेशान है, इस बात का हमें इदराक है, जितनी भी गुंजाइश निकल रही है उस हवाले से रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन ये मामला जो है कि बिजली के बिलों को बिल्कुल ही कम कर दिया जाए, या वो अभी जो मामला जिसके अंदर अभी हम हैं IMF के फ्रेमवर्क के अंदर रह के हमें काम करना है, फिर IPPs का मामला है, जब तक ये मामला तय नहीं होते ये मामला यकीनी तौर पर बड़ा पेचीदा है। इसको यूं हल नहीं किया जा सकता कि जिसका दिल करे वो सियासी बयानात दाग दे या जिसका दिल करे वो धरने लेके बैठ जाए। ये तो हल नहीं है, हल वही है जो हुकूमत इस वक्त कर रही है। जी बिल्कुल, आपने सही, बिल्कुल नाज़िया आपने सही कहा है। और दूसरी एक बात डॉक्टर साहब ने बड़ी एक खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा है कि कौन सी हुकूमत नहीं चाहेगी कि गैस और बिजली के बिल कम हों और अगली दफ़ा भी आप हुकूमत बनाएं, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होता है या जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हुकूमत में रहें, क्योंकि हुकूमत में रहेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। जी, अभी आपकी जानिब आ जाते हैं जो आपने सवाल किया। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनकी कैबिनेट जो है, उनके कोलिशन पार्टनर जो हैं, वो चाहते हैं कि जो बिजली का मसला है इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है लोगों के लिए बिजली के बिल हैं और गैस के बिल हैं। अगर ये कम हो जाते हैं तो आपका जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है, और अगर ये दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं तो महंगाई की शरह जो वो 10 पे ले आए हैं वो 3-4 पे चली जाएगी। अगर बिजली की बात करें ना पाकिस्तान में, तो बिजली के जब वो था डिक्टेटर थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ, तो आपने देखा है कि 2006 और 7 में ये क्राइसिस स्टार्ट हो चुका था, लेकिन चूंकि मीडिया के ऊपर कंट्रोल था उनका और मीडिया उस तरह दिखा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही हुकूमत आई 2008 में, तो आप पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ हम बिजली का मसला हल कर लें, लेकिन वो हल नहीं कर पाए। उनके दौर में 24-24 घंटे जो है बिजली की लोड शेडिंग होती थी। लेकिन फिर आप दाद दें मोहम्मद नवाज शरीफ को, वो 2013 में आते हैं और उन्होंने सबसे पहले आगे कहा कि जी मैंने सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली का मसला है, उसको हल करना है। आपको याद होगा कि लोग ये भी कहते थे, आज तो हम बात कर रहे हैं कि बिजली महंगी है, हम बिल अदा नहीं कर सकते और लोग जो हैं बुलबुला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि हम जिस तरह जितनी मर्जी बिजली महंगी हो, किसी तरीके से जो है लोड शेडिंग ना हो। तो नवाज शरीफ साहब ने आपने जो 2013 से रख के 2017 में तो उनको शब खून मार के निकाल दिया गया, उस दौर में उन्होंने बिजली की जो ज़रूरियात थी वो पूरी की। आज भी बिजली की ज़रूरियात आपके साथ पूरी हैं। IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो इंटरनेशनल कवानीन के तहत है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर डॉक्टर साहब ने ये भी बात सही कही है कि अगर वो मुआहदे ख़त्म होते हैं तो हम तो फिर अंधेरों में चले जाएंगे। जो थोड़ी बहुत हमारी इकॉनमी चल रही है, हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमारी ज़राअत चल रही है, वो तो फिर उसी ज़ीरो से हम फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी बात यह है कि जो जितने भी पॉलिटिकल जमातें हैं उनको ये चाहिए कि वो इस पे पॉलिटिक्स ना करें, आप इस पे सजेशंस दें, आप हुकूमत का साथ दें कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस जो IPPs के मुआहदे हैं उनसे कैसे निकल सकते हैं। हुकूमत जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है डैम्स के ऊपर काम करे, ताकि अगर डैम्स बन जाते हैं तो सबसे जो चीप जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है हाइडल की। तो अगर हाइडल पे हम चले जाते हैं, जिस तरह तरबेला से और मंगला से और दूसरे मोहम्मद डैम और बादशाह डैम अभी बन रहे हैं, इस तरह के अगर छोटे छोटे डैम भी बन जाएं तो ये हमारी जो ज़रूरियात हैं उससे हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस को ये चाहिए कि अब तनकीद ना करें, क्योंकि उनको एक पॉइंट मिल गया है इस वक्त ये कि जी बिजली चूँकि महंगी है, एक ही एजेंडा है कि हम बिजली को आगे रख के, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो लोगों की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, हर बंदे को जब बिजली के बिल अदा करने पड़ते हैं मुश्किलात होती है। लेकिन शाह साहब ने भी तो एक बात की, उन्होंने कहा कि जिस दिन 200 यूनिट जो हैं वो उस पर सब्सिडी दी गई थी उस दिन तो कोई नहीं बोला, उस दिन तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। उस दिन तो सब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा स्टेप लिया है, जितने कोलिशन थे उन्होंने की है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। जिस दिन काम ठीक करते हैं आप तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए तामीर भी करें, और कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करें। और आप देखेंगे एक प्राइम मिनिस्टर है जो खुद चाह रहा है कि किसी तरीके के साथ उसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चीज़ों को बेहतर करना जानते हैं। पंजाब की हालत उन्होंने बदली है। अभी जिस तरह इन्होंने पंजाब की बात आ गई तो मरीम नवाज़ की जब बात करते हैं तो हसन निसार जैसा आदमी जो कि मरीम नवाज़ पे, नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे इतनी तनकीद करता है, कल उसने अपने प्रोग्राम में कहा समा के ऊपर कि जी जितना अच्छा काम मरीम नवाज़ कर रही हैं मैंने आज तक किसी CM का नहीं देखा। तो ये देखें
तनकीद करें, वो भी तनकीद करते हैं, लेकिन जो हुकूमत अच्छे काम कर रही है उसको अप्रिशिएट भी करें और ये बिजली के ऊपर जो सियासत ना करे। और अगर आपने बिजली के ऊपर सियासत करनी है तो फिर ये जो मामलात हैं वो फिर चल नहीं पाएंगे। और जमात इस्लामी जो है एक समझदार जमात है, उसको भी अब ये सोचना चाहिए कि जो IPPs के साथ नेगोशिएशंस हैं वो कर रही है हुकूमत। और जाहिर है एक कोई भी इक़्तिदार में होगा, शहबाज शरीफ की जगह कोई भी अगर होता तो वो चाहता है कि मेरी गवर्नेंस बेहतर हो, मेरी चीज़ें जो हैं बेहतर हों, मेरी इकॉनमी बेहतर हो, मेरी सिक्योरिटी बेहतर हो, मेरे इदारे अच्छे काम करें, तो ये अच्छी बात। और दूसरा ये जो आपने शुरू में इंट्रो में कहा था कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल आखिरी मिनट कि उसमें ये है कि जितने हमारे फेस्को हो गया, गैपको हो गया, लेस्को हो गया, इसी तरह पेस्को हो गया, ये सारे लॉसेज में जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं। तो अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो कम से कम हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है, जिसको IMF कह रही है कि सब्सिडी नहीं देनी है आपने, वो तो देना बंद हो जाएगी। और निजकारी के बाद आप देखेंगे कि इनकी कारकर्दगी भी बेहतर हो जाएगी। और उसकी बहुत सी मिसालें, HBL की मिसाल है, MCB की मिसाल है, और इसके अलावा और बहुत से इदारे जो है प्राइवेटाइज हुए और वो जो है वो प्रॉफिट में है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो स्टेप्स लेने जा रही है, जो आज तक हमने 77 ईयर्स में स्टेप्स नहीं लिए, वो ये हुकूमत लेने जा रही है। और आप देखिएगा कि आइंदा आने वाली नस्लें भी इन स्टेप्स को अच्छे अल्फाज में याद इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। और ये भी बात कही जा रही है कि न सिर्फ इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा बल्कि जो सियासी मुदाखलत है उसको भी यकीनी तौर पर इसका भी खात्मा किया जाएगा। सजाद साहब, सर विफाकी वज़ीर इत्तलात साहब ने फरमाया सर प्रेस टॉक में, वो ये कहते हैं कि IPPs वाला मामला जो है वो सियासी नहीं है। हर शख्स चाहता है कि बिजली जो है वो सस्ती हो, मगर कुछ लोग बिजली के मामले पर भी जो है वो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। फिर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने भी ये फरमाया कि अब चूंकि ये मामला ऑलरेडी हुकूमती एजेंडे पर है, उस पर बयानात दागना, धरने देना, ये एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत की जो है वो उसकी मैंडेट की तौहीन है। सर जी बिल्कुल नाज़िया साहब, आपने दुरुस्त कहा। तवक्को तो ये करनी चाहिए ना इन तीनों बड़ी सियासी जमातों से जिन्होंने मुख्तलिफ वक्फ़ों में हुकूमत की है, उनको पता है कि पाकिस्तान के मुआशी जो मसाइल हैं वो क्या हैं। अब PTI ने 3.5 साल गवर्नमेंट की है, पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट की है, मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट की है। तो ये आइडिया तभी बीच में से निकला कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए ताकि जो मुआशी मुश्किलात हैं हमारी, खा वो एनर्जी के हवाले से हैं, खा वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से हैं, खा वो पावर्टी का जो इंक्रीज़ हुआ, गुर्बत का इजाफा हुआ उसकी वजह से हैं, उनके ऊपर सियासत की बजाय मिल बैठ के एक मुश्तरका एजेंडा बनाने की ज़रूरत है, तभी पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकल सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो भी अपोजिशन होती है वो इसको अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेती है, क्योंकि पब्लिक सफ़र कर रही होती है इन चीज़ों की वजह से, तो वो पब्लिक के साथ एक जाली अलाइंस बनाने की कोशिश करते हैं। और जब वो खुद इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो खुद पब्लिक को बता रहे होते हैं कि अभी सब्र कर लें, 2 साल 3 साल 1 साल, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब तक आप हकीकत नहीं बताएंगे लोगों को, और जब तक उस हकीकत को जिसका आपने सामना किया है उस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी सियासत उसके साथ रेजोल्यूट नहीं करेंगे, तो फिर आप इंतशार और बदअमनी फैलाएंगे। तो ये एक बदकिस्मत मामला है। जैसा अभी गौरसी साहब ने कहा कि मुशर्रफ साहब का 10 साल का ज़माना जो था उसमें एक भी पावर का कोई यूनिट नहीं लगा था। जब वो जा रहे थे मुशर्रफ साहब तो उस वक्त काफ़ी बड़े पैमाने पे लोड शेडिंग हो रही थी। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो हमने देखा कि उनके साथ भी अपोजिशन ने और अदलिया ने वो काम किया कि वो जो नंदीपुर वाला पावर स्टेशन था जो तुर्की के साथ राजा परवेज़ अशरफ ने मुआहदा किया था, वो खड़ा रहा कराची के वहाँ पोर्ट के ऊपर, उसको अंदर आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया और उनको काम भी नहीं करने दिया गया। ठीक है सजाद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। टाइम मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन आपको शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।